कुछ दिनों से पेजर अटैक वाला मामला बहुत चर्चा में बना हुआ है। तो बार बार ये बातें चर्चे में आ रही है कि भाई साहब क्या होगा। अलग अलग लोगों के वीडियो अलग अलग तरह के आ रहे हैं कि पेजर पे अटैक हो गया है, वाकी टॉकी पे रेडियो विस्फोट हो रहा है। तो ये जो पूरा मामला है लेबनान का है और हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं उनके खिलाफ ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद जो इजराइल की है उसने ऐसा विस्फोट करवाया है। अब इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि कारण क्या है और कैसे है और इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि भारत भी टेक्नोलॉजी में आगे है और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि हिजबुल्लाह और लेबनान वाला पे। इजराइल को चारों तरफ से आशंका है कि कहीं कोई अटैक न कर दे। अटैक हो भी रहा है और उस अटैक में हिजबुल्लाह भी कम नहीं है, वो भी अटैक करने के फिराक में था और उसने हथियारों का, गोला बारूदों का जखीरा जो है वो स्टॉक कर रखा था। और जैसे ही मोसाद को इसकी जानकारी हुई, मोसाद भाई साहब पहले से तैयार और इन्होंने उनकी लंका लगा दी। लंका भी ऐसी लगाई कि वो याद रखेंगे। उसके अलग अलग तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, अलग अलग क्लिप आ रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं फटा है उनका, जो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं उन लोगों का, मतलब कहाँ कहाँ नहीं फटा है। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कि वो लोग किसी की मैयत में जा रहे थे, मैयत यानी कि जो अंतिम यात्रा में, उसमें भी विस्फोट हो गया और 20 आदमी उसमें भी चले गए। तो रिपोर्ट के अनुसार 40 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब ये तो रिपोर्ट है भाई साहब, लेकिन हकीकत में क्या है वो तो वहाँ के जानते हैं। कौन कौन सा शरीर का पार्ट उड़ा है ये भी सोचने वाली बात है। अब इसमें सबसे बड़ा कारण है सप्लाई चेन का पूरा खेल है। सप्लाई चेन के माध्यम से ही पेजर की आपूर्ति की गई थी। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि वर्तमान में ग्लोबल सप्लाई चेन चल रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब होता है कि कहीं का सुई, कहीं का धागा और कहीं का बटन लगाएं और कहीं पे बांधा और इसको कहीं पे कोई किसी ने मार्केटिंग की, किसी ने बेचा। तो ये है ग्लोबल सप्लाई चेन। अब इसमें कहाँ से हमारा मोसाद ने, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जिस पेजर में विस्फोट हुआ वो जापान के थे, लेकिन जापान ने 2014 के बाद उसे बनाना छोड़ दिया, यानी मैन्युफैक्चरिंग जापान से बंद हो गई। अब वो पेजर जा रहा है कहाँ पे, तो जा रहा है हिजबुल्लाह के पास लेबनान में। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि हंगरी को भी, ताइवान को भी लोग समेट रहे हैं। तो इसमें उनका कहीं से कोई हाथ अभी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। ताइवान के जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई साहब इसमें हमारा कोई हक नहीं है। और जिसमें विस्फोट हुआ है, जिस बैटरी की चर्चा हो रही है, जिस आईसी की यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चर्चा हो रही है, उसको हम नहीं बनाते हैं। अब इतना चीज़ जो हो रहा है इसके बाद अब लोग कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर मोसाद ने सप्लाई चेन में कहाँ से सेंध मारा कि इस पूरे घटना को अंजाम दे दिया। अब सोचिए कि सीरियल ब्लास्ट हुए पेजर में, कहाँ कहाँ के लोग उड़े। लेबनान की राजधानी में जैसे इस घटना की मालूम चली, एम्बुलेंस दंदनाने लगे, एकदम से अस्पताल की इमरजेंसी में भीड़ लग गई। और भीड़ लगने के कारण जो भी वहाँ पे आ रहे थे, जो विस्फोट में घायल हुए थे, उनके शरीर के हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कहाँ कहाँ नहीं मारा है उसने, छोरा ही कहीं नहीं था। कितने लोग का कहाँ कहाँ इंजर्ड हुए, यानी वॉकी टॉकी और पेजर जहाँ पे रखते हैं वहीं पे ज़्यादा विस्फोट हुआ। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग जारी है, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें मोसाद तो भाई साहब बहुत आगे है। मोसाद ने कह भी दिया है कि हम कहाँ कहाँ विस्फोट करेंगे, इसके बारे में हिजबुल्लाह सोच भी नहीं सकता है। तो अकेले मोसाद ने और इजराइल ने भाई साहब सबकी लंका लगा रखी है जो उन पर अटैक करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। भाई साहब टेक्नोलॉजी में इजराइल तो बहुत आगे है, भारत को भी आगे बोल ही सकते हैं। लेकिन ग्लोबल चेन सप्लाई जो है उसमें हम भारत के लोगों को भी बहुत असर पड़ेगा इन चीज़ों का। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें बहुत कम हैं। तो हमारे भी जो मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, जैसे कि अभी जो केंद्रीय सरकार है वो बार बार बोलती है कि हमने यहाँ पे 240 से प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोबाइल का बैठा दिया है।
लेकिन वो केवल यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। अब भारत के भी दुश्मन तो कम है नहीं भाई साहब, भारत के भी काफ़ी दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश भी हो, चीन तो सबसे बड़ा है। अब चीन टेक्नोलॉजी में भी आगे है, चीन के पास अपना सब चीज़ है, चीन के पास अपना सर्च इंजन है, अपना वीडियो वाला प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग यूट्यूब के जैसा इस्तेमाल करते हैं, अपना उसका सोशल मीडिया है। उसने किसी पर निर्भरता छोड़ दी है, लेकिन हमारा क्या है कि हम पूरा निर्भर हैं। लगभग हमारे यहाँ जितने भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते हैं वो चाइना से आते हैं, लगभग जितने भी मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं चाइना से आते हैं, कुछ दक्षिण कोरिया से आते हैं, कुछ अमेरिका से आते हैं। अब दक्षिण कोरिया अमेरिका का छोड़ भी दीजिए तो चाइना से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसकी कल्पना आप नहीं समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर से लेके बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि छोटे छोटे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी छोड़ दीजिए तो दीपावली के दिए भी हम लोग के पास वहीं से आते हैं। अब चूँकि हम लोग सबसे बड़े मार्केट हैं तो भारत जो है सबसे बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई गुस्ताखी तो नहीं ही करेगा कि ऐसी कोई घटना को अंजाम दे। लेकिन यदि किसी दुश्मन देश ने ऐसा किया, हमारे सप्लाई चेन में सेंध लगाया, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा हम लोग निर्भर हैं दूसरे के सामानों पे। तो दूसरे के सामानों पे निर्भर होना बहुत बड़ा घातक है। यदि भारत अपना स्वयं का सामान अगर निर्मित करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होने लगा, असेंबलिंग नहीं, मैं असेंबलिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यदि होने लगा तो फिर हम लोग इस डर से, भय से मुक्त हो जाएंगे। चूँकि इंटेलिजेंस में ज़्यादा से ज़्यादा सेंध लगाने की कोशिश होती है और चीन ऑलरेडी है, तो चीन तो सबसे बड़ा दुश्मन है हम लोग का टेक्नोलॉजी में। लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट होने के कारण ही हम लोग शायद बच रहे हैं। यदि मार्केट ही नहीं बचे तो उनका मैन्युफैक्चरिंग किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन भविष्य में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग के पास बांग्लादेश से भी आती हैं, कुछ चीज़ें अफ़गानिस्तान से भी आती हैं, कुछ चीज़ें अब तो पाकिस्तान से बंद हो गई है, लेकिन संभवतः और भी कंट्री है जिसके द्वारा पाकिस्तान भेज सकता है। अब टेक्नोलॉजी में तो हम लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला जो है पहले से बहुत ज़्यादा तल्ख हो गया है। क्यूबा के जो वहाँ पे नेता थे उन पे सिगार का अटैक हुआ था, यानी कि सिगार में बारूद और बम फिट करके, चूँकि वो जो सिगार पीने के काफ़ी शौकीन थे और बहुत चर्चा का एक कहानी रह गया है। पहले तो शुरुआत वहीं से हुई थी कि जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने सिगार में बम फिट करके और उसको जैसे ही सिगार को सुलगाया जाता उसमें विस्फोट हो जाता, तो क्यूबा के जो बड़े नेता थे जो उनको सिगार पीने के शौकीन थे, तो उनके पास एक सिगार भेजने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि वो उस मिशन में फेल हो जाते हैं। लेकिन मोसाद इस मिशन में फेल नहीं हुआ, उसने वाकी टॉकी, पेजर और रेडियो में विस्फोट करा दिया और करके बता दिया कि टेक्नोलॉजी का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारत को भी इसमें सतर्क हो जाना चाहिए। भारत भी टेक्नोलॉजी में आगे है, ये भी बहुत देशों पे भाई अपना तो कांड कर ही सकता है, लेकिन अब स्वयं को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम भी आने वाले समय में, चूँकि हम महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, तो हो सके कि किसी दुश्मन देश की नज़र लग जाए। ऐसे भी बहुत सारे घटनाएं अभी हमारे पास हो रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वाली नहीं है। कुछ एक रेल हादसे के कोशिश करते लोग दिखे जो पटरियों पे कहीं सिलेंडर वगैरह रख के छोटे मोटे टुच्चे वाले काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब गलत है। खैर, इस सब बातें मैं आगे करूँगा। आप भी ज़रूर बताइएगा कि पेजर अटैक, वॉकी टॉकी और रेडियो विस्फोट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आतंकियों को ये सज़ा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अब आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए।